Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. साथियों, आज के इस सेशन में हम एक नए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज बायोमास या जैव मास ऊर्जा। और जैव मास ऊर्जा आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के बहुत विवाद हो रखा है और पब्लिक ओपिनियन इसमें पॉजिटिव नहीं बन पा रही है, क्योंकि एथेनॉल जो कि एक बायोफ्यूल है और बायोमास एनर्जी का ही एक टाइप है, इसको गवर्नमेंट अभी पेट्रोल में E20 से बढ़कर E25 और फ्लेक्सी फ्यूल के रूप में यूज में लेना चाह रही है, जिसमें पेट्रोल में 25% जो है आप पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं। और व्हीकल ओनर्स की इसको लेकर के बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है और इस वजह से पब्लिक ओपिनियन पॉजिटिव नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट जो है उसको पीछे हटना पड़ रहा है। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द E20, E25 एंड फ्लेक्सी फ्यूल। और इसके साथ हम देखेंगे कि बायोगैस क्या है, बायोफ्यूल में आपका बायोडीजल क्या है और इसके अलावा आइसोब्यूटेनॉल क्या है, जिसको गवर्नमेंट फ्यूचर में डीजल में मिलाने की प्लानिंग कर रही है। So in this session we will discuss about the all types of biofuel। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस सेशन में मेरे साथ बने रहिए। So let's begin the learning। देखिए, बायोमास एनर्जी या बायोफ्यूल की जब हम बात करते हैं तो बायोमास का मतलब होता है कि जो आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे उसके अंदर आपके एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, इसी को यूज में लेना एक क्या कहलाएगा, बायोमास एनर्जी कहलाएगा। और बायोमास एनर्जी जो है उसके लिए आपका जो मेजर जो प्राइमरी कंपोनेंट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूज में लेकर के और एनर्जी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो उस एनर्जी को ही फर्दर जो है हम जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो भी यूज में लेते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबके अंदर ही ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या आपका फैट हो, इसकी फॉर्म में जो है वो अंदर एनर्जी स्टोर रहती है और इसी को बोला जाता है बायोमास एनर्जी। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे हम एक टाइप की रिन्यूएबल पावर जो है वो निकालते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। और इसके अंदर प्लांट रेजिड्यूज, क्रॉप वेस्ट या एनिमल मैन्योर, कोई भी एनिमल वेस्ट हो, प्लांट का वेस्ट हो या आपकी फसलों से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उन सबको यूज में लिया जा सकता है। और इसी से हम बायोमास एनर्जी को जब निकाल करके और इससे हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बनाते हैं, जिसे बायोफ्यूल भी कहते हैं, तो ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं आपके बायोमास एनर्जी के यूटिलाइजेशन का। क्लियर है? तो बायोफ्यूल जो है उसके लिए आपके प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और उनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी से ही हम गैस बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं या इसके साथ साथ हम इसको डायरेक्ट सॉलिड में भी जला सकते हैं। तो उससे जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो हमारा बायोफ्यूल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, बायोफ्यूल जो है उसके अंदर आप सिंपल फॉर्म में बर्निंग भी कर सकते हो या कोई केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन कर सकते हो और फाइनली उससे एनर्जी निकाल सकते हो। सब तरीके से कर सकते हो, जला दिया आपने सिंपल, या आपने कोई केमिकल डाल के केमिकल रिएक्शन से इसके अंदर से बायोफ्यूल बनाया, या फिर आपने कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस किया जिसके थ्रू निकाला। बट इसके अंदर मेजर जो सोर्स है जिससे हम बायोफ्यूल ले रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, तो ऐसा रॉ मटेरियल जिससे आप बायोफ्यूल ले रहे हैं उसको बोला जाता है फीड स्टॉक। क्या बोलते हैं? फीड स्टॉक बोला जाता है। और फीड स्टॉक से ही हम क्या करते हैं, इस तरीके की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। मतलब क्या क्या ऐसा कच्चा माल है जिससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो उसमें आपके वुड एंड वुड पैलेट्स हो सकते हैं, वुड प्रोसेसिंग रेजिड्यूज हो सकते हैं, जैसे आपने लंबरिंग का काम है, जो आपके फर्नीचर वगैरह है या आपके पास टिम्बर वर्क है, उसके अंदर से आपने लकड़ी ले ली या उसके पैलेट्स ले लिए, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, ठीक है, और उनको यूज में लेकर के आप उससे भी एनर्जी निकाल सकते हो। या आपने पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री पेपर बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, पेपर पल्प हो सकता है,
भी हो सकती है पेपर की, तो पेपर पल्प यूज में ले सकते हो, या उसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी आप यूज में ले सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं आपकी, जो फसलें हैं, उन फसलों में जो बच जाता है वो, और जो फसलों के अंदर से हम ले सकते हैं कि उसका चाहे आप फ्रूट ले लो, या आप उसकी ब्रांचेस ले लो, या आप उसकी लीव्स ले लो, यानी कि जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स से, और क्रॉप्स के दौरान जो बची हुई, आपने मान लीजिए कोई भी फ्रूट जो है या उसके बीज हैं, सीड है, वो तो यूटिलाइज कर दिए, तो बचा हुआ जो आपका क्रॉप रेजिड्यू है, जो उसके तना वगैरह, जो उसका स्टेम है, लीव्स हैं, उनसे भी एनर्जी ले सकते हो। क्लियर है? और उसके फ्रूट से भी ले सकते हो, जैसे शुगर केन है, क्रॉप से ही है, तो शुगर केन से भी आप क्या बनाते हो, उससे भी बायोफ्यूल बनाते हैं, एथेनॉल बनता है। तो इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा बायोजेनिक मटेरियल हो सकता है जो म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट से निकलता है, जो नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट होते हैं ना, जो आपके घरों से निकलते हैं, जैसे आपने फ्रूट्स है उनके छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वो ले सकते हो। इसके अलावा आपने पेपर जो है वो घर पे जो यूज नहीं आ रहे, वो पेपर जो है वो, उस पेपर से भी आप बायोफ्यूल बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जो भी आपके घर में बच रहा है, उससे नगर पालिका अपशिष्ट जो है उससे भी यूज आप बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोमास एनर्जी ले सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं उनके, जैसे आप डंग जो है, गोबर है, उससे यूज में ले सकते हो, या फिर और भी जो ह्यूमन और एनिमल की जो सीवेज जो है, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब में जाता है तो उससे जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, उससे भी आप क्या बना सकते हो, बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल बना सकते हो। तो फीड, जो आपका फीड स्टॉक है, उसमें आप सब ले सकते हो। डायरेक्ट वुड ले सकते हो, वुड से के टुकड़े ले सकते हो, पैलेट ले सकते हो, भुस्सी ले सकते हो, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक। ठीक है, इसके अलावा आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले सकते हो, जिसमें आप एग्रीकल्चर में आपका जो एग्रीकल्चर प्लांट है उसका कोई भी पार्ट यूज में ले सकते हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव हो, चाहे फ्रूट हो। ठीक है, उसको यूज में ले सकते हो। इसके अलावा आप जो म्युनिसिपैलिटी से निकल रहा है सॉलिड वेस्ट, जिसमें आपके घरों से जो कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसको यूज में ले सकते हो, या एनिमल्स में आपका गोबर वगैरह, या फिर ह्यूमंस का जो सीवेज है उसमें जो सॉलिड पार्ट है उसको यूज में लेकर के भी बायोफ्यूल बना सकते हो। इन सबको क्या बोलते हैं, फीड स्टॉक कहा जाता है। क्लियर है? तो बायोमास एनर्जी जो है वो ह्यूमंस, साथ में आपका कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स, इन सब का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज में लेंगे और उससे एनर्जी बनेगी हमारी, दैट विल बी बायोमास एनर्जी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए इसकी कन्वर्जन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, और हर टेक्निक से कुछ अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप का बायोफ्यूल बनाते हैं, और उस अलग अलग टाइप के जो बायोफ्यूल है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक तो आप डायरेक्ट ही कंबशन कर दो, लकड़ी लिया आपने, वुड ली, और उस वुड को जलाया, जलाने से आप हीट एनर्जी बनी, और उस हीट एनर्जी को या तो डायरेक्ट यूज में ले लो, आपके कहीं भी घर वगैरह में यूज में लिया है, या उसके डायरेक्ट जलाने से आप क्या करो, उस हीट एनर्जी से क्या करोगे, आप स्टीम बना लो, भाप बना लो, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में भी क्या है, अल्टीमेटली स्टीम ही बना रहे हैं। तो हीट एनर्जी यूजली, आपने लकड़ी को जलाया, जला के हीट एनर्जी बनी, उस हीट एनर्जी से आपने पानी या कोई भी लिक्विड को गर्म किया, गर्म करके उससे क्या बनी, स्टीम बनी, और उस स्टीम से क्या बनाओगे, आप टरबाइन घुमाओगे, और टरबाइन जनरेटर में जाएगी, और इससे क्या बना लोगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लोगे। जो यूजुअल प्रोसेस है, चाहे वो विंड एनर्जी में हो या आपकी थर्मल एनर्जी में हो, सब में यही है। जिसमें कर क्या रहे हैं हम, अल्टीमेटली जो है स्टीम बना रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम स्टीम ही बना रहे हैं, और उस स्टीम से क्या कर रहे हैं, हम टरबाइन को घुमा रहे हैं, और टरबाइन घूमने से जनरेटर में जा रहा है, जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। तो टरबाइन ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया स्टीम को, और आगे जाकर के फिर क्या हुआ, आगे जाके उससे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो हम यूजुअली देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रोसेस आता है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन से नाम से पता चल रहा है गैस बनाना। बायो जो मास है उससे आप गैस बनाओगे। गैस कैसे बनाओगे, फीड स्टॉक से। गैस बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो बायोमास होता है, जो भी फीड स्टॉक हमने आगे पीछे डिस्कस किए, उनको हीटिंग की जाती है, गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसको लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री से और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतने हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, हीटिंग की जाती है। और जब इसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, देखिए बायोमास लिया, इसकी हीटिंग की, जब इसको हीटिंग की जाती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके और ये क्या बन जाता है, गैस मिक्सचर में बदल जाता है।
जो गैसिफिकेशन है इसके अंदर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक चीज याद रख लीजिए कि ये कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कंबस्टिबल, जो कंबशन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड गैस है। जहां ऑक्सीजन होगी वहां आग भी लग जाती है, तो आग के लगने के लिए या फिर फायर के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम रखते हैं ताकि हाई ऑक्सीडेशन ना हो। तो लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बायोमास को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर में टूट जाती है और उससे एक गैस बनती है जिसको बोला जाता है सिन गैस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है सिन गैस। और ये जो सिन गैस होती है, इस सिन गैस को आप या तो सीधे ही इंजन में यूज में लो और इंजन में यूज में लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, या आप इसको कोई भी यूटिलाइजेशन में ले सकते हो। जैसे इंजन में नॉर्मली गैस से आप, जैसे आपकी गैस से व्हीकल भी चलते हैं तो ऐसे यूज ले सकते हो। या इससे भी अगेन क्या कर सकते हो, थर्मल जो आपका प्रोडक्ट, जो थर्मल जो इसका इफेक्ट है उसको यूज में ले सकते हो। इसको जलाओ, जला करके फिर से स्टीम बनाओ, स्टीम बना करके फिर से टरबाइन घुमाओ और फिर से क्या बना लो? इलेक्ट्रिसिटी बना लो। वही प्रोसेस, मतलब इसको जला करके हीट एनर्जी बनाओ और हीट एनर्जी से फिर टरबाइन घुमा के मैकेनिकल एनर्जी, और उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में करोगे? जनरेटर में पहुंचाओगे तो जनरेटर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब जो सिन गैस होती है इसके अंदर क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एक तो इसके अंदर, ठीक है, एक इसके अंदर होती है मीथेन और एक होती है हाइड्रोजन। ये होती है सिन गैस के अंदर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जो है वो किसके अंदर होती है? सिन गैस के अंदर होती है। इसके बाद आती है पायरोलाइसिस का प्रोसेस। क्या है? पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है, ये भी थर्मोकेमिकल कह सकते हो इसको, थर्मोकेमिकल प्रोसेस है पायरोलाइसिस। इस थर्मोकेमिकल प्रोसेस में क्या किया जाता है? इसमें भी कुछ कुछ गैसिफिकेशन जैसा ही होता है, बट इसमें क्या है? इसमें एब्सेंस होती है ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट जो है यहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, या यूं कह दो कि इसमें बिना ऑक्सीजन के ही इसको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। ऐसी जगह होती है, जलाया नहीं सॉरी, गर्म किया जाता है। तो इसको बायोमास को हीटिंग की जाती है और इसकी हीटिंग जो है वो भी हाई टेम्परेचर पे होती है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है इन द कंप्लीट एब्सेंस, ये हटा देना, इन नहीं है, इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में बायोमास को गर्म करते हैं। ये देखो यहाँ गर्म किया जा रहा है, बायोमास भरा है, उसको गर्म कर रहे हैं। तो उसके गर्म करने से क्या होगा कि जो बायोमास आपने इसमें डाला है वो टूट जाएगा, ठीक है, और उसके टूटने से सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड भी बन जाएगा और गैस भी बन सकती है, तीनों चीजें बन सकती है। तो पायरोलाइसिस का एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। थर्मो इसलिए क्योंकि हीटिंग दे रहे हो, और केमिकल प्रोसेस हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसके अंदर जो है आपको तीन चीजें मिल सकती हैं। बायोचार मिल सकता है जो कि सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आपको बायोचार मिल जाएगा। गैस फॉर्म में सिन गैस मिल जाएगी, और बायो ऑयल जो है वो क्या होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो पायरोलाइसिस एंड गैसिफिकेशन दोनों ही जो है वो एक तरीके से थर्मोकेमिकल हैं। दोनों जो है वो क्या है? थर्मोकेमिकल हैं। तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस में हम दो चीजें कर सकते हैं, गैसिफिकेशन कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं? पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस जो है उसमें ऑक्सीजन की कंप्लीट एब्सेंस होती है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो कंपैरेटिवली लो होती है। दोनों में डिफरेंस ये है। और इससे सिन गैस बन रही है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों बन रहे हैं। बायोफ्यूल भी बन रहा है, मतलब बायो ऑयल भी बन रहा है, सिन गैस भी बन रही है और बायोचार भी बन रहा है, सॉलिड भी बन रहा है, सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। क्लियर है? तो तीनों चीजें इसमें बन रही हैं। तो ये जो है कन्वर्जन की तीन टेक्निक है। इसके बाद जो आती है टेक्निक, इसमें है केमिकल कन्वर्जन, ठीक है। अब तक हमने देखा एक तो आपका सिंपल डायरेक्ट कंबशन, दूसरा थर्मोकेमिकल के दो टाइप, अब आपका है केमिकल। अब जो केमिकल कन्वर्जन है, केमिकल कन्वर्जन से मतलब समझ लो कोई ना कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से हम बायोमास एनर्जी को हमारे लिए या तो हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम कोई फ्यूल बनाएंगे। क्लियर है? तो केमिकल कन्वर्जन जो है इसमें क्या है? एक प्रोसेस आता है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन।
और ट्रांस एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस में मेनली जो फीड स्टॉक यूज में लिया जाता है ना, वो ऐसा होता है जिनमें ऑयल और फैट्स जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा कोई फीड स्टॉक लिया जाता है जिसमें ऑयल ज्यादा हो या जिसके अंदर फैट हो, जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल जो है आपका जो घरों में काम में ले सकते हैं वो ले सकते हैं, या कोई एनिमल फैट जो है वो यूज में ले सकते हैं। तो फैट वाली चीजें ली जाती है जिनके अंदर फैट हो, ऑयल हो। ठीक है, और इसके अंदर इससे हम जो बनाते हैं उसे बोला जाता है बायोडीजल। ट्रांस एस्टरिफिकेशन जो है इससे बायोडीजल बनाया जाता है। और ये जो बायोडीजल है, ठीक है, ये बायोडीजल अब आप यहां समझिए कि बायोडीजल एक्चुअली बन कैसे रहा है। तो देखिए, इंडिया में अगर आप प्रेजेंट में देखोगे ना, तो प्रेजेंट में इंडिया में बायोडीजल जो है उसको डीजल में ब्लेंड किया जा रहा है, डीजल में मिलाया जा रहा है। ठीक है, और अभी हम जो डीजल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं इसकी, वो कर रहे हैं ओनली 0.5%। इंडिया में अभी जो बायोडीजल हम बना रहे हैं उस बायोडीजल का 0.5% ही ओनली किसके अंदर डाल रहे हैं, डीजल के अंदर डाल रहे हैं। और टारगेट हमारा क्या है, 2030 तक हमारा 5% ब्लेंडिंग का टारगेट है बायोडीजल का। 5% का ब्लेंडिंग टारगेट है कि हम जो डीजल है उसके अंदर ये बायोडीजल मिलाना चाह रहे हैं। बट ये बन कैसे रहा है, इसके लिए क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल वाला जो फैट या फिर एनिमल फैट वाला फीड स्टॉक लिया आपने, ठीक है, जिसके अंदर से ऑयल, जैसे आपका सोयाबीन है तो सोयाबीन के अंदर सोया ऑयल भी निकलता है, तो वो ले लिया आपने। तो सोयाबीन ऑयल जो आपने लिया फीड स्टॉक की तरह यूज में लिया, और उसके अंदर मिथेनॉल से उसकी रिएक्शन करवाई। किससे, मेथेनॉल से रिएक्शन कराई, और इसके अंदर एक कैटालिस्ट बनाया, कोई उत्प्रेरक डाला जो इसमें केमिकल रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, मेथेनॉल और वेजिटेबल ऑयल दोनों को लेकर के, और एक कोई भी जो आपका कैटालिस्ट है उसके प्रेजेंस में, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा, उससे एक केमिकल बनेगा। उस केमिकल को जब से सेपरेशन किया जाएगा तो उस सेपरेशन से क्या बन के आएगा, बायोडीजल बन के आएगा। ठीक है, तो सिंपली ऑयल फैट लिया, मेथेनॉल लिया, और एक कैटालिस्ट लिया, चाहे NaOH हो या KOH हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, और इससे क्या बनेगा, बायोडीजल बनेगा। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ग्लिसरीन भी निकलता है इसका बाई प्रोडक्ट। क्लियर है। तो बायोडीजल जो है इसके लिए आपको ट्रांस एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस यूज में लेना है, और इसमें जो फैट वाला जो वेजिटेबल ऑयल है या एनिमल फैट है, फैट हो जिसके अंदर, उसको यूज में लेकर के, और फिर उससे मेथनॉल और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के फिर आप बायोडीजल बनाएंगे। और बायोडीजल में 0.5% ही बायोडीजल अभी हम मिला रहे हैं डीजल के अंदर, 5% का हमारा टारगेट है। ठीक है, और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है FAME, फेम, यानी इसके अंदर होता है फैटी एसिड मेथाइल एसीटेट, एस्टर्स बोल दो आप इसको। ठीक है, तो फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स होते हैं, इसके अंदर एस्टर फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब देखो इसमें देखो क्या ले सकते हो, सोयाबीन का ऑयल ले सकते हो, कैनोला या मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, कोई एनिमल फैट ले सकते हो, इसके अलावा पाम ऑयल ले सकते हो, सनफ्लावर ले सकते हो, या घरों में पहले से कुकिंग ऑयल हो इसको यूज में ले सकते हो, और इससे बायोडीजल बनाया जाता है। समझ गए, यानी कि ऑयली चीजें चाहिए, फैटी चीजें चाहिए फीड स्टॉक में, जिनको आप यूज में लेकर के और ये रिएक्शन कराओगे। तो एक चीज याद रखिए, बायोडीजल और आपका जो एथेनॉल है दोनों में डिफरेंस है। एथेनॉल जो है वो आगे बनेगा, अभी हम देखेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम बनाते हैं, और एस्ट्रिफिकेशन के प्रोसेस से बायोडीजल बनाया जाता है। हालांकि अभी इंडिया ज्यादा इस पर रिलाई नहीं कर रहा है, ओनली 0.5% ही मिला रहा है, बट टारगेट हमारा 2030 तक है 5% ब्लेंडिंग का। क्योंकि क्या है कि हम एथेनॉल को तो डीजल में मिला नहीं सकते। एथेनॉल डीजल में इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि एथेनॉल जो है वो मिक्स नहीं हो पाता डीजल के साथ, और जो आपके व्हीकल्स हैं उनके अंदर कोरोजन वगैरह होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इसको पेट्रोल में मिलाते हैं, डीजल में नहीं मिलाते हैं। ठीक है, डीजल में मिला लेके ये बायोडीजल बनाया जाता है, और ये एमिशन को कम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, लुब्रिकेशन अच्छा देता है, इजीली बायोडिग्रेड हो सकता है।
बट इसमें ब्लेंडिंग भी करो आप तो 5% ब्लेंडिंग भी पॉसिबल है। अगर 5% ब्लेंडिंग की तो इसका मतलब 5% तो बायोडीजल रखोगे, 95% क्या रखोगे इसके अंदर, नॉर्मल जो आपका डीजल है वो रखोगे। बढ़ा करके गवर्नमेंट 20% ब्लेंडिंग तक भी ले जा सकती है, जिसमें 20% बायोडीजल और 80% नॉर्मल आपको जो फॉसिल फ्यूल में जो डीजल है वो है। इसके अलावा अगर 100% बायोडीजल बनाते हैं तो इसको प्योर बायोडीजल कहा जाएगा, ठीक है, जैसा कि अभी हम आगे फ्लैक्सी फ्यूल में देखेंगे। तो इस तरीके से डीजल इंजन में यूज में ले सकते हो, एग्रीकल्चर मशीनरी में, पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, सब में यूज में ले सकते हो डीजल को। क्योंकि डीजल जो है अभी प्रेजेंट्स में अगर आप देखोगे तो जितना भी हम डीजल यूज में ले रहे हैं ना, उस डीजल का ऑलमोस्ट 30% के आसपास जो है वो हमारा अभी जो है वो व्हीकल्स में यूज में आता है, ठीक है। जैसे आप आपके डीजल कार हो या आपके डीजल के कोई आपके ट्रक वगैरह चलते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा यूज में आता है। और इसका सेकंड जो सबसे ज्यादा यूज है वो यूज है आपके इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद एग्रीकल्चर में। जैसे आपका एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर मशीनरी चला रहे हो या पानी निकालने के लिए जो इंजन चलता है आपका, उसमें डीजल यूज में लेते हो। तो डीजल का यूज अभी मल्टीपल लेवल्स पे हमारे यहाँ है, बट हम मेजरली अभी जो यूज में ले रहे हैं उसके अंदर सिर्फ 0.5% ही बायोडीजल मिला रहे हैं। क्लियर है? तो बायोडीजल आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम बना कैसे सकते हैं और क्या इसका यूटिलाइजेशन है। इसके बाद एक प्रोसेस आता है हमारा एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसकी प्रेजेंस में जो अवायवीय श्वसन करता है, उसके लिए उसको एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर दिस बैक्टीरिया विल क्रिएट ए ब्रेकडाउन इन द ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा बायोमास है, चाहे वो एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट हो, एनिमल वेन्योर हो या फूड वेस्ट हो, उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन तो हमने दी नहीं ना, एक पूरा सील्ड, देखो एक ऐसा एक सील्ड कंटेनर बनाया जाता है जो पूरी तरह से सील्ड है, बंद है, और इसके अंदर हमने बायोमास डाल दिया। बायोमास में आपने क्या क्या डाल सकते हो, एनिमल्स का वेस्ट डाल सकते हो, वेजिटेबल्स वेस्ट डाल सकते हो आप इसके अंदर, या आप क्रॉप का वेस्ट डाल सकते हो। उस वेस्ट को इसमें डाला और इसको सील्ड ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया डाल के छोड़ दिया, एक एनारोबिक बैक्टीरिया डाल के छोड़ दिया। जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो रिएक्शन करेगा तो उससे क्या करेगा, इस सॉलिड वेस्ट को सारे को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, और तोड़ करके इससे बायोगैस बनाएगा, जिसे हम गोबर गैस या बायोमीथेन भी कहते हैं। अरे बहुत कॉमन है, जब ये आई थी, जब ये बायोगैस बनाने का, तो इंडिया में हर गांव में गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऐसा बहुत एडवर्टाइजमेंट किया गया था, ऐसे बहुत से प्लांट लगाए गए थे। और अभी रिसेंट में जापान जो है, जहां जो हमारे पीएम मोदी और जापान के पीएम के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी जापान ने कहा है कि वो अभी कुछ हजार के आसपास जो है ऐसे प्लांट जो है वो इंडिया में लगाने वाला है, ठीक है, जापान लगाएगा ऐसे बायोगैस के प्लांट। क्लियर है? तो इसमें एनिमल वेस्ट लिया, फूड वेस्ट लिया, एनारोबिक डाइजेशन करवाया, एनारोबिक बैक्टीरिया डाला, और साथ में इसको सील्ड एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिया। और लंबे टाइम के बाद, थोड़े बाद इसमें क्या बनेगी, एक बायोगैस बनेगी, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। और इसको डायरेक्टली आप घरों में भी जलाने के लिए काम में ले सकते हो, इसे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो, दोनों काम में आ सकती है। क्लियर है? तो बायोगैस जो है उसके लिए आपने सिंपली फीड स्टॉक लिया, एनारोबिक डाइजेशन किया, और इससे बायोगैस बनी, और इस बायोगैस को गैस स्टोर किया, और इसके सॉलिड जो वेस्ट बनेगा ना, उसको स्लरी बोला जाएगा ना, स्लरी बोलता है, जो सॉलिड मिलता है, इसको फिर आप फर्टिलाइजर की तरह यूज में ले सकते हो। ठीक है, ये क्या काम में आ सकता है, आपके फर्टिलाइजर की तरह काम में आ सकता है। ठीक है, उर्वरक जो है आपका, खाद वगैरह की तरह आप काम में ले सकते हो, जो सॉलिड बचेगा। और गैस जो होगी उससे आप खाना बना लो, लाइटिंग कर लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, तो उसको जला करके हीटिंग जो है वो यूज में ले लो, उससे हीट एनर्जी को यूज में ले लो, या व्हीकल्स में भी डाल सकते हो क्योंकि बायोमीथेन है। हर तरीके से इसको यूज ले सकते हो। अगर थोड़ा सा अपग्रेडेशन करो तो व्हीकल्स में भी यूज में ले सकते हो। क्लियर है? तो ये है क्या काम की, इसके अंदर देखो एक तो मीथेन है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर मीथेन की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, कितनी है, 50 to 75% इसके अंदर क्या है, मीथेन है। 30 to 44%, 30 to 40% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और अदर गैसेज में हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसें हैं इसके अंदर।
ठीक है। सो बायोगैस क्या है? बायोगैस इज ए टाइप ऑफ रिन्यूएबल गैस दैट इज जनरेटेड थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक बैक्टीरिया के यूज से बनी है। और इसमें हम एक सील्ड एनवायरनमेंट के अंदर बायोमास को डालते हैं, बायोमास को डाल करके और उससे हम क्या करते हैं? बायो गैस बनाते हैं, गोबर गैस बनाते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू। और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी डायरेक्ट जो है आपको घरों में कुकिंग वगैरह के लिए, और इसके अलावा हम इससे प्योरिटी और थोड़ा बेटर करके व्हीकल्स में भी यूज में ले सकते हैं। और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? फर्टिलाइजर है, जिसको आप फर्टिलाइजर की तरह किसी भी प्लांट्स में यूज में ले सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा, समझ गए? बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक की तरह काम करेगा ये, जो कि बहुत अच्छा भी है हमारे लिए। और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वेस्ट और पॉल्यूशन को यूटिलाइज करें, क्योंकि वैसे भी आप इस वेस्ट को फेंकने वाले हो तो उस वेस्ट को यूज में ही ले लो। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन रहा है आपका, ठीक है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन रहा है दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ प्लांट एज वेल एज अस ह्यूमंस। क्लियर है? तो ये सब है इसमें जिसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये किससे बना? ये हमारा बना एनारोबिक डाइजेशन से। अब बात आती है हमारी एक नया कॉन्सेप्ट जो आपका है फर्मेंटेशन, किण्वन। अब फर्मेंटेशन में आपको पता है किसको यूज में लेते हैं? यीस्ट, एक यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है? एक फर्मेंटेशन के लिए आपको यीस्ट की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें भी आप क्या करते हो? बायोमास लिया, आपका फीड स्टॉक लिया और उसकी फर्मेंटेशन में यीस्ट के साथ उसको रिएक्शन करते हो। तो यीस्ट क्या करता है? जैसे आपका कॉर्न ले लिया आपने, ठीक है? कॉर्न मतलब आपने क्या ले लिया? मक्का लिया। इसके अलावा आपने सुगर केन ले लिया, गन्ना ले लिया। इसके अंदर क्या होती है? स्टार्च होती है, ग्लूकोज होती है, ठीक है? तो इस स्टार्च और ग्लूकोज जो इसके अंदर मिलती है, जो सुगर मिलती है, उसको ये यीस्ट जो है वो उसके साथ रिएक्ट करके और इसको बायोफ्यूल एथेनॉल में, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और फिर उसको जब डिस्टिल्ड किया जाता है, यानी कि प्यूरिफाई किया जाता है, तो इसे एक ट्रांसपोर्ट फ्यूल बना सकते हैं और इसको फर्दर जो है वो आप पेट्रोल यानी गैसोलीन के साथ मिला सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस में आपको चाहिए क्या क्या? एक तो बायोमास चाहिए आपको, जिसमें आप मक्का ले सकते हो, कॉर्न ले सकते हो, शुगर केन ले सकते हो, आप इसमें सोयाबीन भी ले सकते हो, पाम ऑयल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? उसको लेकर के फिर यीस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? उसका यीस्ट की प्रेजेंस में इसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन का, सॉरी, किण्वन जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो है उससे आपका जो स्टार्च और शुगर जो बायोमास के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ही यीस्ट जो है वो बायोफ्यूल यानी लिक्विड फ्यूल के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसे बोलते हैं इथेनॉल। और यही इथेनॉल है जो आज की डेट में हमारे लिए एक बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। और इथेनॉल को किस में मिला रहे हो आप? पेट्रोल के अंदर मिला रहे हो। अब ये देखो यहां पे आप, ठीक है? सो व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग? इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है कि इथेनॉल की एक सर्टेन अमाउंट को आप किसके अंदर मिला रहे हो? आपका जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, उसके अंदर मिला रहे हो। सो एथेनॉल इज ए रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम सुगर केन एंड ग्रेन्स, और इसको मिक्स कर दिया जाता है फॉसिल फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ, जिससे कि हम इसका ज्यादा जो पेट्रोल जो है उसका ज्यादा यूज ना हो। क्योंकि आपको पता है हम पेट्रोल जो है मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी बहुत सारी फॉरेन करेंसी जो है वो इसमें खर्च होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम हो। अभी यूएस ईरान वॉर चल रहा है, इसमें हमें वैसे ही बहुत शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है पेट्रोल की वो फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया चाह रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हम एटलीस्ट अभी भी हम देख रहे हैं कि 20% जो है वो तो एथेनॉल इसमें मिलाए ही, जिससे एक तरफ तो किसानों को भी फायदा हो और दूसरी तरफ हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंस भी कम हो और हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो बचे। तो यानी कि आपका टोटल इंपोर्ट में से 20% आपका कट आउट हो जाएगा, ठीक है? इससे हजारों लाखों करोड़ रुपए की हमारी बचत होगी। तो इसलिए हमने 2025 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है? और इस एथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट E20 से बढ़ के अब E25 पे शिफ्ट होना चाह रही है, जिसमें 25% इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर, आपके के अंदर।
और इसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया लॉन्च किया है फ्लैक्सी फ्यूल, जिसमें E85 और E100 पे बात चल रही है। E85 और E100 जो है फ्लैक्स फ्यूल है। इसके लिए अलग से ही व्हीकल तैयार करेगी जो आपकी जो मोटर कंपनीज हैं, वो अलग से व्हीकल तैयार करेंगी जो जिसमें 85% क्या होगा, एथेनॉल होगा, और ओनली 15% पेट्रोल होगा, या फिर कुछ ऐसी होंगी जिसमें 100% सिर्फ इथेनॉल यूज में होगा। तो ऐसे व्हीकल अलग से बनेंगे। जो हमारी नॉर्मल जो गाड़ियां हैं उनके अंदर ये पॉसिबल नहीं है E85 और E100 से चलाना। इसके लिए इंजन में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, गाड़ियों में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स आर स्टिल नॉट वाइडली अवेलेबल इन इंडिया, but government is planning to execute their order into the ethanol blending policy, जिसमें नेक्स्ट जो है आपका फेज जो है उसके अंदर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है E85 एंड E100 फ्यूल को। क्लियर है? बट इसके लिए देखोगे आप तो इसमें फायदा क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसको समझो कि इंडिया जो है वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है, इसलिए चाहता है, एक तो हमारे पास एक्सेस शुगर केन प्रोडक्शन है, बहुत हाई प्रोडक्शन है, तो हम क्या चाहते हैं कि इससे एग्रीकल्चरल बेनिफिट लिया जाए, किसानों को फायदा हो, और एक तरीके से जो शुगर इंडस्ट्री है उसके साथ साथ हमारे इथेनॉल इंडस्ट्री भी चलती रहे, जिससे किसानों को फायदा हो, किसानों की आय बढ़े और रूरल इकोनॉमी बेटर हो। क्लियर है? दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया की इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है 88.5%, अभी हम जो है टोटल जो क्रूड ऑयल है वो हम इंडिया इंपोर्ट कर रही है। तो जैसे जैसे ब्लेंडिंग बढ़ेगी, हम इथेनॉल जो है जब ज्यादा यूज लेंगे तो हमारी उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है, क्योंकि ये क्या है, क्लीन है, ठीक है, इको फ्रेंडली है, क्लीन है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कार्बन एमिशन कम करती है, तो इसलिए भी है, वजह है, एनवायरमेंट के लिए भी है। और इसके अलावा वर्ल्ड में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें सक्सेसफुली आज वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, जिसमें एक है ब्राजील। ब्राजील का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है, गवर्नमेंट बार बार ब्राजील का एग्जाम्पल देती है, और ब्राजील जो है उसने 27 to 32% इथेनॉल ब्लेंडिंग ली है। इसके अलावा E100 भी वो चला रहा है, फ्लैक्सी फ्यूल भी चला रहा है। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग टाइप के आपको जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देखने को मिलेंगे, यानी वहां ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, और यही हमारे लिए जो है आज की डेट में डिमांड पब्लिक भी कर रही है। पब्लिक कह रही है कि आप इथेनॉल ब्लेंडिंग करिए, बट हमें ऑप्शन दीजिए कि हम विदाउट इथेनॉल E10, E5, E20, E25 फ्लैक्सी फ्यूल कोई भी खरीद सके। हर तरीके का पेट्रोल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए पेट्रोल पंप्स पे, जिससे हमारी इच्छा होगी जैसा हम लेंगे। ठीक है, और ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखोगे, यूरोपियन यूनियन में, थाईलैंड में, सब जगह जो है, जैसे यूरोपियन यूनियन में E10 वाइडली यूज में लिया जा रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स E5, E15 और E10 और E85 इस पे भी अभी ये चल रहा है वहां पे। थाईलैंड के अंदर E20 भी चल रहा है। ठीक है, वहां भी बायोफ्यूल पॉलिसी चल रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग के मिलेंगे, बट जो पब्लिक है वो इसको लेके एग्री नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो कोरोजन बड़ी समस्या है। क्या हो रहा है कि जो हमारे जो यहाँ गाड़ियां बनी हुई है, BS6 चलती है हमारे यहाँ, भारत स्टेज 6, उस BS6 में भी जो नई गाड़ियां भी अगर हमारे पास हैं तो वो भी E20 तक ही कंप्लायंट है, क्योंकि कोई ऐसी रिसर्च आई नहीं है जिसमें हमारी ये गाड़ियां E25 में भी उतना ही अच्छे से काम कर पाए। और ऐसा देखने को आ रहा है कि कोरोजन हो रहा है इससे इंजन के अंदर, और इस कोरोजन की वजह से क्या हो रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं हमारे। तो कोरोजन है तो नॉन कंपैटिबल इंजन है हमारे। दूसरा, 5 से 12% तक माइलेज रिड्यूस हो रही है, और हम तो जो गाड़ी परचेज करते हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या है, माइलेज देखते हैं कि कितना देती है भैया एवरेज। तो एवरेज देखते हैं। अब जैसे ही आप इसको यूज में लेते हो तो माइलेज गिर जाता है, एवरेज गिर जाता है। तो अगर इसको आप थोड़ा सस्ता भी कर दोगे तो भी बात तो वहीं आ गई। अगर आपने 10% रेट डाउन कर दी, बायो आपका जो इथेनॉल ब्लेंडर पेट्रोल है इसकी अगर 10% रेट डाउन की और 10% एवरेज डाउन आ गई तो बात तो वहीं आ गई आपकी। तो फिर हम क्यों इतना रिस्क लेंगे? दूसरा, कोई भी जो है कोई हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम लेना चाहें तो E5 ले, E10 ले, E20, E25 या फ्लैक्सी, कौन सा लेना है ये हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। तो चॉइस हमें दी नहीं जा रही है, मैंडेटरी कर दिया है E20। इसके अलावा कोल्ड स्टार्ट की समस्या आ रही है कि विंटर कंडीशंस में क्या हो रहा है कि गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कैलोरिफिक वैल्यू है, मतलब हीट एनर्जी जनरेट करने की जो पावर है इस इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की, वो डाउन है।
मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता ये, तो हीट स्टार्ट, जो कोल्ड स्टार्ट होता है, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, वो विंटर सीजन में इसमें दिक्कत आ रही है। सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है अच्छे से। इसके अलावा जो पुराने इंजन है हमारे पास, उनका क्या होगा? अगर आप E20 और E25 ही मार्केट में मिलेगा तो पुरानी गाड़ियां तो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, उनको तो निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उनको तो क्रैश करना पड़ेगा, पूरा तुड़वाना पड़ेगा, तो इसलिए भी समस्या आ रही है। बट गवर्नमेंट जो है उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चल रहा है, तो वहां गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि माइलेज डाउन होती है, माइलेज को तो नितिन गडकरी जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि उसने ये भी कहा है कि हमारे पास ऐसे कोई अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस हमें मिला नहीं है कि जिससे इंजन में डैमेज हुआ हो, यानी कि ये बात गलत है कि इंजन डैमेज होता है, ये गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है। बट जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपके पास कौन सी साइंटिफिक स्टडीज हैं कि आपके इंजन कंप्लायंट है और E25 से कोई दिक्कत आएगी, तो गवर्नमेंट करिए हमारे पास इसकी भी कोई एविडेंस वो नहीं है, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। गवर्नमेंट यहां कटघरे में आ गई है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी अभी है नहीं कि E25 में भी काम कर लेगा, और इसलिए गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है। बट 25 की तरफ बहुत तेजी से दिमाग गवर्नमेंट का जा रहा है, हालांकि अब उसको पीछे हटना पड़ रहा है मोदी सरकार को। और किस वजह से? क्योंकि पब्लिक जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्लियर है? तो इस वजह से एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसमें हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और इसको बनाया कैसे गया है? एथेनॉल को बनाया गया है आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। अंडरस्टूड? तो समझ में आया आपको इथेनॉल क्या है, इथेनॉल बना कैसे और इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे हुई, ठीक है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने इसी में एक और जंप लिया है। क्या जंप लिया है भाई? आप बायोडीजल जो बना रहे थे, इस बायोडीजल में आप फेम यूज में ले रहे थे, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स, और इसका ओनली 0.5% डीजल में ब्लेंड कर रहे थे। और इससे हो क्या रहा था कि इसको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, और इथेनॉल को ब्लेंड नहीं कर पा रही, इथेनॉल को मिला नहीं पा रही है डीजल के अंदर। तो उन्होंने इसका एक और सॉल्यूशन निकाला, दैट इज आइसोब्यूटेनॉल। और ये तो और भी बड़ी महाभारत है, आइसोब्यूटेनॉल। वाई? बिकॉज आइसोब्यूटेनॉल के वर्ल्ड में बहुत अच्छे एग्जांपल्स कहीं है ही नहीं, ठीक है। इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री होने जा रहा है जो डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग करना चाह रहा है, खुद नितिन गडकरी जी ने कहा है, ठीक है। तो आइसोब्यूटेनॉल क्या है? आइसोब्यूटेनॉल का है 2-मिथाइल-1-प्रोपेनॉल। ये भी एक केमिकल फॉर्मूला, और इसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज में आया है, ठीक है। और इसमें क्या किया है? आइसोब्यूटेनॉल जो है इसको एक अल्टरनेट जो है कन्वेंशनल फ्यूल की तरह यूज में लिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए भी यही हो रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपने फीड स्टॉक लिया, जैसे आपने शुगर केन ले लिया, या आपने वही कॉर्न ले लिया, या कोई एग्रीकल्चर रेजिड्यू लिया, जो भी बचा उचा था आपका वो लिया, और फिर उसको किस में किया? प्री ट्रीटमेंट किया, उसका पहले एक उपचार किया उसको, ठीक है, मतलब आगे बायोफ्यूल बनाने के लिए तैयार किया, ठीक है। कुछ आपने इसके अंदर ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स वगैरह डाल करके, और फिर इसको फर्मेंटेशन किया, फिर इससे जो प्रोडक्ट बना उसका सेपरेशन किया, और सेपरेट करके प्यूरिफाई करके आप इसको आइसोब्यूटेनॉल की फॉर्म में यूज में ले सकते हैं। यानी कि जैसे इथेनॉल बन रहा था वैसा ही कुछ कुछ प्रोसेस है आइसोब्यूटेनॉल बनाने का, बस इसके अंदर कंपाउंड अलग है, ठीक है। उसमें इथेनॉल था और इसमें 2-मिथाइल-1-प्रोपेनॉल ये है। जो इथेनॉल डीजल के साथ ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, वहीं अब आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ ब्लेंड हो सकता है। और इसमें क्या होगा? इसकी एनर्जी जो है वो अच्छी है, ठीक है, कम ये वोलेटाइल है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी देखोगे तो ऑक्टेन नंबर अच्छा है, मतलब एनर्जी ज्यादा बना सकता है। इसके अलावा ये डीजल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो सकता है, और यही गवर्नमेंट को चाहिए था कि डीजल का भी कुछ सब्स्टिट्यूट निकालो, ठीक है। और इजीली क्या हो सकता है? डिग्रेड हो सकता है, रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, और जो प्रेजेंट में जो एग्जिस्टिंग जो आपके इंजन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ कंपैटिबल है। समझ में आ गई बात? तो आपका जो बायोडीजल है अब उस पे से ध्यान गवर्नमेंट का हट रहा है, और अब क्या नया आ रहा है? आइसोब्यूटेनॉल, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है आइसोब्यूटेनॉल को लेकर के, और इसमें अभी जो है आइसोब्यूटेनॉल में 5% 10% ब्लेंडिंग भी की जा सकती है, बट गवर्नमेंट इससे भी आगे बढ़कर जो है आइसोब्यूटेनॉल 15 पर जो है विचार कर रही है। IB 15 जो है वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और
इंडिया में वही सिचुएशन आप जानते हैं कि जैसे एथेनॉल पे भी हमारी हम एथेनॉल यूज में ज्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी है, वैसे डीजल पे है। तो फॉसिल फ्यूल तो हम सारा ही बाहर से जो है 88% से ज्यादा मंगा रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं है। तो डीजल पे डिपेंडेंस कम करना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए आइसोब्यूटेनॉल को मिलाना चाह रही है। इसके अलावा जो आपकी वही जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनको आप ज्यादा यूटिलाइज करेंगे तो किसानों के लिए भी बेनिफिट होने वाला है। और इसके अलावा पॉल्यूशन में, क्योंकि मैंने बताया जो डीजल है आपका उसका सबसे ज्यादा यूज किसके अंदर है, या तो यूज है व्हीकल्स के अंदर, इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपका। तो इन तीनों में ही जब आप ऐसा डीजल डालोगे तो उस डीजल से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हार्मफुल गैसेज है वो कम रिलीज होंगी। तो गवर्नमेंट जो है वो आइसोब्यूटेनॉल में EIB15 पर विचार कर रही है। हालांकि 5, 10 ऐसे धीरे धीरे भी बढ़ सकती है, IB20 और फ्लैक्सी फ्यूल में भी जा सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो है IB15 तक है जो आप यहां तक ला सकते हो। इससे आगे जाने पे फिर आपको डीजल्स में काफी, आपके इंजन्स में काफी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाह रही है। क्लियर है? तो 3 चीजें आपने समझी। एथेनॉल, एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, उसका प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में आपको चाहिए सुगर केन, कॉर्न, या फिर आपको इसमें आप क्या ले सकते हो, सोयाबीन वगैरह को भी ले सकते हो। और इसी तरीके से आपने एक देखा आपका प्रोसेस जिसमें आपने बायोडीजल को देखा। बायोडीजल के लिए आपको ऐसे चाहिए जिनके अंदर वेजिटेबल ऑयल हो, ठीक है, या फैट हो। और जबकि आपका जो बायोगैस है उसके लिए आपने एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, और उससे क्या है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे आपने गैस बना ली। तो बायोगैस देखी आपने, बायोडीजल देखा, और बायो पेट्रोल यानी इथेनॉल देखा। इसके बाद आपका नया आया आइसोब्यूटेनॉल, और आइसोब्यूटेनॉल को भी हमने यूज में लेकर के क्या बनाया, इससे भी हमने एनर्जी जनरेट की, मतलब एक तरीके से बायोफ्यूल बनाया। अब अगर इसमें हम देखें तो बायोफ्यूल जो है उसके अलग अलग टाइप्स में आप इसको अलग अलग जनरेशन के हिसाब से ले सकते हैं। 4 जनरेशन हैं बायो फ्यूल के, जिसमें बायोफ्यूल में स्टार्टिंग में हम जब फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम सिर्फ किसको यूज में ले रहे थे, जो आपकी फूड सोर्सेज हैं, फूड क्रॉप्स को, जैसे आप कॉर्न, सुगर केन, व्हीट, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, इसको लेकर के हम क्या बना रहे थे, बायोडीजल, बायो एथेनॉल और बायोगैस बना रहे थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमने सिर्फ फूड वाली को ली, जिनसे हम खाने के लिए काम में लेते थे, उन्हीं से हम बायोफ्यूल बना रहे थे, चाहे वो डीजल हो, एथेनॉल हो या बायोगैस हो। फिर सेकंड जनरेशन में आकर के हमने लकड़ी वगैरह भी यूज में ली, नॉन एडिबल बायोमास यूज में लिया, जिसमें जो नॉन फूड क्रॉप्स थी, जैसे कि आपने कुछ भी नॉन फूड क्रॉप्स ले ली जिसके अंदर की लकड़ी या उसकी पत्ती वगैरह यूज में लेना शुरू कर दिया। या फिर आपने एग्रीकल्चर में बचे हुए जो आपके प्रोडक्ट थे, जैसे आपने ये पूरा क्या पराली ले ली यूज में, ऐसा कुछ यूज में ले लिया, या आपने वुड चिप्स यूज में, लकड़ी के टुकड़े यूज में ले लिए, या आपने केले वगैरह या जो भी आपका फ्रूट है उसके छिलके यूज में लेकर के बनाया। तो सेकेंड जनरेशन में हमने सेल्यूलोज को यूज में लिया। किसको यूज में लिया? सेल्यूलोज को, ठीक है। सेल्यूलोज होती थी इनके अंदर, लकड़ी के अंदर क्या है, सेल्यूलोज है। उस सेल्यूलोज से हमने सेल्यूलोजिक इथेनॉल बनाया, बायोमिथेनॉल बनाया और बायो हाइड्रोजन बनाई सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में हमने खाने वाली चीजें, सेकंड में नॉन फूड क्रॉप्स को यूज में लिया। थर्ड जनरेशन में आके हमने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज में लिए, जैसे एल्गी वगैरह, उससे हमने फ्यूल बनाना शुरू किया। तो इसको एल्गल फ्यूल भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस पे भी अभी हम थर्ड जनरेशन जो फ्यूल है इस पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम एल्गी वगैरह जो है, क्योंकि एल्गी भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस से वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है, बायोमास एनर्जी, और उसके अंदर को से जो चीजें हैं उनको अगर आप प्रोसेस करोगे तो इसको भी बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। बायोडीजल, आइसोब्यूटेनॉल और बायो एथेनॉल बना सकते हो। देख लो, इथेनॉल भी बन सकता है, ब्यूटेनॉल भी बन सकता है, और बायोडीजल भी बन सकता है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी से। और फोर्थ जनरेशन में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाना चाह रहे हैं जिनसे हम बायोफ्यूल बना सकें। तो इसमें जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स का रोल आ जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे
एल्गी वगैरह या ऐसे कुछ जीव बनाना चाह रहे हैं या ऐसी कुछ फसलें बनाना चाह रहे हैं जिनसे हम क्या बना सकें, बायोडीजल बना सकें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बनाएंगे और उनसे फिर क्या बनाएंगे, हम बायोफ्यूल बनाएंगे। और इसके अलावा आप CO2 जो है एनवायरमेंट में, उसको भी डायरेक्टली कन्वर्ट करके फ्यूल बनाना चाह रहे हो 4th जनरेशन के अंदर। इस पे भी काम चल रहा है, जिसमें हम कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाएंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनके अंदर डीएनए वगैरह में, और उससे मॉडिफिकेशन करके उसको यूज में लेंगे स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। और CO2 जो एनवायरमेंट में, उसको भी डायरेक्ट कैप्चर करके और उसको भी फ्यूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारी 4th जनरेशन में ये करने चाह रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने फूड क्रॉप्स ली, सिर्फ खाने वाली चीजें। सेकंड में हमने नॉन फूड क्रॉप्स को भी लिया, जिसके हमने लकड़ी को भी यूज में ले लिया, सेल्यूलोज को यूज में ले लिया। और थर्ड जनरेशन में हमने एल्गी वगैरह यूज में ली, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो। और फोर्थ जनरेशन में हम क्या बना रहे हैं, फोर्थ जनरेशन में हम CO2 कैप्चर कर रहे हैं और साथ में जेनेटिकली इंजीनियर्ड कुछ ऐसी क्रॉप्स बना रहे हैं जिनसे हम क्या यूज में ले सकते हैं, उनकी बायोमास एनर्जी से हम बायोफ्यूल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? ये 4 जनरेशन है। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन को देख लो कि वर्ल्ड में कहां कहां प्रोडक्शन हो रहा है। तो टॉप प्रोड्यूसर है USA, सेकेंड ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया। 5 टॉप प्रोड्यूसर देखोगे आप तो USA है, ब्राजील है और फिर आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद नंबर आता है चाइना और इंडिया का। अब देखो USA जो है, इसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है कॉर्न और वुड पे। USA जो बायोफ्यूल बना रहा है ना, वो लकड़ी से और मक्का से, कौन से बनाता है, क्योंकि कॉर्न प्रोडक्शन बहुत हाई है USA के अंदर। ठीक है, प्रेरीज के मैदान आपको याद होंगे, तो वहां पे क्या है, कॉर्न प्रोडक्शन काफी है। इसके अलावा ब्राजील देखोगे तो शुगर केन पे ज्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि वहां शुगर केन ज्यादा होता है। इंडोनेशिया पाम ऑयल, पाम ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया, तो पाम ऑयल जो है उससे बना रहा है बायोफ्यूल। चाइना जो है वो इसमें वेस्ट ऑयल जो बनता है आपका, वेजिटेबल्स का जो वेस्ट ऑयल बचता है वो, और इसके अलावा कॉर्न, मक्का पे ज्यादा डिपेंड्स बना है। और इंडिया ने तो बहुत सारी चीजें यूज में ले ली है। इंडिया देखो शुगर केन पे भी बना रहा है और नॉन एडिबल ऑयल्स भी है। ठीक है, जैसे हमारे सूरजमुखी वगैरह का ऑयल है, उससे हम बना सकते हैं। इसके अलावा वुड चिप्स, लकड़ी यूज में ले रहा है और एग्रीकल्चर वेस्ट यूज में ले रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने भी बहुत सारे चीजों पे डिपेंडेंसी है, यानी कि टॉप प्रोड्यूसर्स में USA आज भी सबसे ज्यादा बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया से आगे है। ठीक है, अगर हम इसका ग्लोबल ट्रेंड अगर देखें तो वर्ल्ड में अब बायोफ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा बायोफ्यूल जनरेशन किया जा रहा है, जिससे कि एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम आए, दूसरा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होती जाए, और इसके अलावा इसका जो मेन पर्पज है वो है कि आप फॉसिल फ्यूल पे जो खर्चा कर रहे हो ना, वो खर्चा कम हो जाए, क्योंकि ज्यादातर कंट्री जो है वो जो है इंपोर्ट कर रही हैं। तो डिकार्बोनाइजेशन के लिए, इसके अलावा एडवांस बायोफ्यूल की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ रहा है, जिससे अब ग्लोबल मार्केट इसका एक्सपेंड हो रहा है। मतलब बहुत से तो ऐसे प्रोड्यूसर है जैसे USA जैसे, वो अगर बायोडीजल बनाएंगे, बायोफ्यूल बनाएंगे ना, बायोपेट आप एथेनॉल बनाएंगे, तो ये एक्सपोर्ट करेंगे इसको बना करके। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो है मार्केट बहुत रीच बढ़ती जा रही है बायोफ्यूल की। और इन फ्यूचर आप देखोगे तो जितने भी आपके जो बड़े कंट्रीज हैं जिनके पास आज बायोमास है, मतलब फीड स्टॉक जिनके पास है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या उन्होंने जेनेटिकली एडवांस्ड कुछ ऐसी क्रॉप्स बना ली हो, वो अब धीरे धीरे बायोफ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और बायोफ्यूल जो है वो क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसका पॉल्यूशन जो है वो कम करता है, तो इससे क्या होगा कि जो हम कमिटमेंट्स लेते हैं बड़े बड़े एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट रेगुलेशंस लाते हैं, तो उनको भी फुलफिल किया जा सकेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखोगे कि आज हमने इसमें समझा कि बायोमास क्या है, बायोमास एनर्जी को यूटिलाइज करके बायोफ्यूल कैसे बनाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफ्यूल देखे, जिसमें आपने सिनगैस को भी देखा, इथेनॉल को देखा, बायोडीजल को देखा, इसके अलावा आपने देखा बायोगैस को और आइसोब्यूटेनॉल और एथेनॉल को समझा। सबका कैसे कैसे यूटिलाइजेशन है, कैसे बना और कहां कहां इसको यूज ले सकते हैं, ये आप आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।